हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कूलाम साहब ने दो आवेशों के बीच में एक नियम को दिए थे। वो कौन कौन सा नियम है वो जानेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हमने पढ़ा था आवेश के विषय में। आवेश क्या होता है, आवेश के कौन कौन से गुण है। आज हम लोग पढ़ेंगे। ये जो आपका वीडियो है ये लेक्चर नंबर 3 है। तो पहले जानेंगे कूलाम के नियम से। हम लोग पहले जानेंगे न्यूटन का नियम। न्यूटन साहब ने दो पिंडों के बीच में एक बल को दिए थे। दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताए थे। वो क्या था, उसके बाद हम जानेंगे कूलाम के नियम। सबसे पहले पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो किसके दिए थे? न्यूटन साहब ने। तो न्यूटन साहब ने बताए थे यदि मेरे पास दो पिंड है, अगर दो पिंड को एक दूसरे के पास रख दिया जाता है तो दोनों के बीच में एक बल लगता है। उस बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अर्थात कहने का क्या हुआ, देखिए मेरे पास एक m1 वस्तु है, दूसरा क्या है m2 है। और यदि m1 m2 को r दूरी पर रख दिया जाता है तो दोनों पिंडों के बीच में एक बल लगता है। वो बल क्या कहते हैं? अर्थात m1 m2 क्या है? दो मास वाले पिंड है और इस दो m1 m2 के बीच में जो बल लगता है वो बल क्या होंगे? अर्थात F समानुपाती m1 इंटू m2। न्यूटन साहब ने बताए थे यदि मेरे पास दो पिंड है तो दोनों पिंडों के बीच में जो बल होंगे वो बल क्या जाएंगे? दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होंगे? समानुपाती होते हैं। दूसरा क्या है? तथा इस दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल F जो होगा इस दोनों पिंडों के बीच के दूरी के क्या होंगे? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अनुपाती होंगे। अर्थात F समानुपाती 1/r²। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो मेरे पास जो न्यूटन का नियम है वही का फोटो किसका है? वही का फोटो कूलाम का नियम होता है। अर्थात सिर्फ अंत इतना है कि न्यूटन साहब ने दो पिंडों के बीच में लगने वाले बल के बारे में बताए थे और कूलाम साहब ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बलों के बारे में बताए थे। आइए हम लोग जानते हैं कि कूलाम का नियम कौन कौन सा है। कूलाम साहब ने क्या किए थे? दो स्थिर बिंदु आवेश को लेते हैं दो स्थिर बिंदु आवेश। ये देखिए मेरे पास एक पॉइंट है, इसको नाम देते हैं Q1। इससे कुछ दूरी पर एक अन्य आवेश है, इसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज Q2। अर्थात दो स्थिर बिंदु आवेश मतलब हमको एक ऐसा आवेश लेना है जो क्या हो? स्थिर हो, विराम की अवस्था में हो और कैसा आवेश लेना है? एक पॉइंट चार्ज लेना है, अर्थात स्टैटिक पॉइंट चार्ज लेना है। और इस दोनों को हमको r दूरी पर अर्थात कुछ दूरी पर रख देंगे। वो हमने दूरी क्या मान लिया? r मान लिया। हमने क्या किया है? दो स्थिर बिंदु आवेश लिए। कौन कौन सा आवेश लिए? Q1 और Q2। इसको हमने कहाँ दिया है? r दूरी पर। तो कूलाम साहब ने बताए थे यदि मेरे पास दो स्थिर बिंदु आवेश है तो इन दोनों आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है। वो बल क्या होते हैं? तो फर्स्ट कहता है कि ये Q1 और Q2 जो है इस दोनों आवेशों के बीच में एक बल होगा। वो बल क्या होंगे? तो वो बल होंगे दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होंगे? समानुपाती होते हैं। अर्थात कहने का अर्थ हुआ, लिख सकते हैं इसको ऐसे,
F समानुपाती Q1 इंटू Q2। यहाँ पे F क्या है, तो मेरे पास जो F जो है इस दोनों Q1 और Q2 क्या है, स्थिर बिंदु आवेश है, इसके बीच में लगने वाला बल है। तो बल क्या आता है, F समानुपाती Q1 इंटू Q2, यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होगा F जो होंगे वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या है, इस दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो देखिए यहाँ मेरे पास कौन कौन सा आवेश है, पहला है Q1, दूसरा क्या है Q2। तो Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस माने हैं वो क्या है, R है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है। दूरी के वर्ग के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। दूरी के वर्ग, तो दूरी क्या है R, व्युत्क्रमानुपाती अर्थात F समानुपाती 1/r²। इसको मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए कौन कौन से बल है। देखिए मेरे इससे पहले हम लोग जानते हैं कि यदि मेरे पास समान आवेश है, मेरे पास आवेश कैसा है, समान है, अर्थात Q1 और Q2 है। देखिए मेरे पास दोनों आवेश है, दोनों आवेश कैसा है, समान चार्ज है। और हम लोग जानते हैं यदि आवेश समान हो तो दोनों के बीच में क्या होता है, विकर्षण होता है। और यदि चाहे वो धन आवेश हो चाहे धन आवेश हो, चाहे ऋण हो चाहे ऋण हो, ये भी समान आवेश है, ये भी समान है। तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये कैसा आवेश है, समान आवेश है। तो समान आवेशों के बीच में जब भी होगा तो कैसा होगा, विकर्षण होता है। और यदि असमान आवेश है अर्थात एक क्या है, प्लस है दूसरा माइनस है, तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट कहता है कि फर्स्ट लॉ कहता है कि यानी कि Q1 और Q2 क्या है, मेरे पास दो स्थिर बिंदु आवेश है। तो Q1 द्वारा किस पर होगा, बल होगा Q2 पे, और Q2 किस होगा, Q1 पे। तब Q1 का जो बल होगा कहाँ पर, Q2 पे। तो बल की जो दिशा होंगे वो अर्थात Q1 Q2 को जो मिला रहा है लाइन, इस लाइन के अनुदिश होगा। इसको ऐसे कर देते हैं, अर्थात F, ये भी आपका होगा F। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि यानी कि Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला बल F जो होंगे वो क्या देंगे, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। यानी कहने का अर्थ हुआ F समानुपाती Q1 इंटू Q2, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। दूसरा क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, तो दूरी क्या है, दूरी के वर्ग के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे, अर्थात F समानुपाती 1/r²। तो क्वेश्चन 2 मान लेंगे इसको। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को कंबाइन कर लेंगे। लिखेंगे कंबाइनिंग समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से पढ़ेंगे। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, करते हैं। F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे r²। हमने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में कंबाइन कर दिया। तो क्या मिला, F समानुपाती Q1 इंटू Q2। चलिए आगे चलते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या है, किसका सान है, समानुपाती का। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, एक नियतांक को लेंगे। तो ये चिन्ह को हटाना है, तो इसके स्थान पे क्या लेंगे, नियतांक, अर्थात F
किसको क्या, इसको हटाना है, समानुपाती को। तो इसके स्थान पर क्या लेंगे, के लेंगे। तो के इंटू क्या है, Q1 और Q2 है, तो लेंगे Q1 एवं Q2 बटे R स्क्वायर। जहां पे के क्या है, के जो मेरा है समानुपाती नियतांक, लिखेंगे जहां के समानुपाती नियतांक है। यहां पे मेरा के क्या है, समानुपाती नियतांक है। और हम लोग जानते हैं कि के का जो प्रयोग मान है वो क्या होता है आपका, के बराबर होता है 1/4πε0। ये के का क्या है, प्रायोगिक मान है। अब देखिए यहाँ पे के स्थान पे क्या लेंगे, 1/4πε0 लेंगे। तो क्या मिलेगा, F बराबर, यहाँ पर क्या है, के न है, तो के स्थान पर हमको क्या लेना है, 1/4πε0 लेंगे। तो 1/4πε0 इंटू क्या है, Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। यहां से मेरा निकल गया एक, ये आपका निकल गया कूलाम का नियम। ये मेरा क्या निकला, कूलाम का नियम, अर्थात F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन जो होता है, देखिए यहाँ पे Q1 और Q2 के बीच में कोई मीडियम होगा, या वो मीडियम हो सकता है हवा होगा या तो निर्वात होगा। तो हवा या निर्वात के लिए हम लोग इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ये होते हैं आपका, इसी बोलते हैं हवा निर्वात की विद्युतशीलता। हवा विद्युतशीलता। देखिए यहाँ पे ये जो एफ, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन या एप्सिलॉन। ये क्या है, तो ये हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मान होता है आपका एप्सिलॉन बराबर 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका एप्सिलॉन का मान होता है, क्या होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, एप्सिलॉन है, इसका इतना होता है। अक्सर आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एप्सिलॉन का मान बताने, ये आपको बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग, ये क्या था मेरा कूलम का नियम था, इसको हमने क्या किया, प्रमाणित किया। चलिए इसको पहले नोट कीजिए। नोट हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। और यहाँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर के न है, और के का जो मात्रक होता है वो हम लोग जानेंगे। के का मात्रक क्या होता है, हम लोग चलते हैं, क्या है यहाँ पे देखिए, तो थोड़ा सा के का मान कितना निकाल हम लोग,
के बराबर, के का वैल्यू होता है आपका 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आपका क्या है, के का मान होता है। के का जो मूल मान कितना होता है, के बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो के का जो मात्रा गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये कैसे आया हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या है, ए बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लोग के को बाहर निकालते हैं, इस समीकरण में चलते हैं, क्या है तो यहाँ से हम के को बाहर निकालेंगे तो मिलेगा के बराबर एफ आर स्क्वायर बटे Q1 इंटू Q2। यहाँ से हमने के को बाहर निकाला, ये मिला हमका रिजल्ट। और देखो यहाँ पे एफ न है, एफ में क्या आता है फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, यानी न्यूटन। यहाँ पे क्या है आर, क्या यहाँ पे क्या है दूरी है, तो दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर, तो यहाँ पर आर स्क्वायर में है आर गुने आर, तो आर मतलब क्या डिस्टेंस दूरी है, इसका मतलब होता है मीटर, इसका होता है मीटर, तो मीटर गुने मीटर क्या होगा मीटर स्क्वायर लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे Q1 क्या है आवेश है, Q2 क्या है आवेश है, तो आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम, तो लिखेंगे कूलाम गुने कूलाम। इसको हल कीजिए तो क्या मिलेगा यहाँ पे मेरा मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आपका इस तरह से के का मात्रक निकल गया। चलिए हो गया नोट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आइए समझते हैं और जानते हैं। इसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ना है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश का सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। देखिए यहाँ पे शब्द है संरक्षण। इसका मतलब संरक्षण का मतलब होता है अर्थ होता है सुरक्षित रहना, नियत रहना, अर्थात नष्ट न होना। तो जानते हैं क्या होता है। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, अर्थात आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। चलिए इसको सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यहाँ क्या करेंगे, मेरे पास दो वस्तु है, इसका नाम ले लिए ए और ये मेरा क्या है बी। देखिए ये कोई वस्तु है और आपको पता है कि संसार में जितनी वस्तु है सब छोटे छोटे कण से मिलकर बनाता है, इसको हम लोग अणु बोलते हैं। और अणु जो होता है दो परमाणु से मिलकर बनते हैं। और आपको पता है कि परमाणु के तीन मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपको पता है कि परमाणु हमेशा उदासीन होता है। उदासीन का अर्थ होता है कि जिसपे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों क्या हो
बराबर हो, अर्थात किसी भी वस्तु पर जितना परिमाण का इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही परिमाण का क्या होगा, प्रोटॉन होगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। तो यहाँ कहने का हुआ कि देखिए यहाँ पे ये उदासीन है, तो उदासीन पे कहने का हुआ इस पे मान लीजिए अगर मेरे पास 10 प्रोटॉन है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन अंतर समान परिमाण का आवेश अर्थात प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, जितना परिमाण का होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही परिमाण क्या होगा, प्रोटॉन। दोनों को ऐड कर लेते हैं, जोड़ते हैं, तो 10 गो प्रोटॉन है और क्या है 10 गो इलेक्ट्रॉन है, जोड़ते हैं तो दोनों क्या मिलता है, रिजल्ट। अर्थात यह उदासीन है, शून्य है। उदासीन वाला क्या, शून्य। आवेश क्या है, शून्य है, वजन नहीं है। इस पे भी आप पढ़ेगा शून्य। चलिए इसको समझते हैं, जानते इसके बारे में। चलिए अभी इसका आवेश क्या है, 0 है, ये भी क्या आपका है, 0 है। और यदि दोनों वस्तु को आपस में हम घर्षण करवाएंगे, आपस में क्या करवाएंगे, घर्षण करवाएंगे, एक वस्तु को दूसरे वस्तु को पास लाकर दोनों के बीच में आपस में घर्षण करवाते हैं, तो दोनों वस्तु पे आवेश की प्राप्ति होगी। अर्थात अगर ए वस्तु को बी के साथ घर्षण करवाया जाता है तो हम लोग जानते हैं कि जब दो वस्तुओं के बीच में घर्षण होता है तो दोनों वस्तुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतर होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है। अर्थात जिससे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर होता है उस पे हमेशा आता है धन आवेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्त जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है उस पे हमेशा ऋण आवेश होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ, इसको आपस में क्या है, घर्षण करवा दिए, ठीक है। तो घर्षण करवाने के बाद घर्षण करने से पहले इसका आवेश क्या है, 0 है, ये भी क्या है, 0 है। यदि दोनों वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाते हैं, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ घर्षण करवा देते हैं, तो क्या होता है, आवेश की उत्पत्ति होगी। अर्थात दोनों वस्तुओं पे आवेश का परिमाण समान होगा, लेकिन प्रकृति क्या होगी, विपरीत होगी। अर्थात एक पे आपका आएगा धन आवेश और एक पे ऋण आवेश। किस पे धन और किस पे ऋण, जिससे जो वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उस पे हमेशा क्या होता है, धन आवेश, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है उस पे हमेशा ऋण आवेश होता है। अगर यहाँ पे कहने का हुआ कि यहाँ पे घर्षण हुआ और घर्षण के बाद हुआ अगर इसके पास मान लीजिए कि 10 इसके पास N इलेक्ट्रॉन हुआ, इस पे भी आपको रहेगा Ne माइनस, दोनों के बीच में क्या हुआ, घर्षण हुआ। तो घर्षण होने के बाद हमें ये मिला, अर्थात ए पे कौन सा आवेश गया, Ne प्लस, अब ए पे क्या, Ne माइनस, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो प्लस Ne और उसके बाद माइनस Ne, दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। तो कहने का अर्थ है, इसका मतलब यह हुआ कि आवेश कैसा है, संरक्षित है। तो आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं और जानते हैं। पहले इसको लिख लेने की परिभाषा। आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार
अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता, अर्थात आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात क्या लिखा हुआ है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अर्थात आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि किसी भी आवेश को न तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। अर्थात उसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, कांच के छड़ को देखते थे, ये मेरा कांच का छड़ है, कांच का छड़, ये क्या आपका है, रेशम। जब देखिए यहाँ पे कांच के छड़ को रेशम के साथ घर्षण करवाए थे तो क्या हुआ था कि कांच के छड़ पर से क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण हो गई थी। यहाँ पे देखिए कि जब कांच के छड़ को रेशम के साथ घर्षण करवाया जाता है तो क्या होता है कि कांच के छड़ पर से इलेक्ट्रॉन जो है निकल कर वो कहाँ आ जाता है, रेशम के कपड़े पे। यानी कहने का अर्थ है कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ चला गया, रेशम में। इसमें इलेक्ट्रॉन की बर्बादी हुई नहीं, घर्षण का जो है इसका टोटल इलेक्ट्रॉन जो है जो घर्षण के कारण जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आया वो इलेक्ट्रॉन जो है इस रेशम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जाता है। अर्थात आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है और इसी गुण को बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। नोट हो गया। चलिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।